नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा एसटी सर्कल में। जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि जो हम अपना नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी करंट इवेंट होंगे उन पर चर्चा करेंगे, उसी कड़ी में हम आज से यानी कि 20 मई से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 20 मई का करंट अफेयर है और ये डे टू डेली बेसिस पे आएगा। अगर वैसे तो हम डेली बेसिस पे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है जी। और दूसरी जो बात है वो यूपी करंट अफेयर को लेके है। कई दिनों से मैं ये वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न। मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आज से ये जो वीडियो हैं करंट अफेयर के एटलीस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और आज ही मैं संविधान सभा का एक लेक्चर डालूंगा जो 3 सेशन आपको मिल चुके हैं कंटिन्यूस। इसके आपके संविधान से रिलेटेड जो भी हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, और इसके बाद अब हम संविधान सभा पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और देख लेते हैं दोस्तों, तो बिना देर के। और हाँ, ये जो सेशन होगा वो मैं इंग्लिश में लूँगा, इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज और भी है कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी इससे, ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए हुए अब हम चर्चा करते हैं अपने इस सेशन पे। और हाँ, यूपी का जो करंट अफेयर है वो भी अब हम जल्द ही स्टार्ट कर लेंगे। जनवरी का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। फेब एंड मार्च का भी जल्दी से ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये दो दो सेशन में ये 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा यूपी करंट अफेयर। ओके, चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज का सेशन को। दोस्तों, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम थे जो, मतलब, तो अभी पिछले 18 मंथ से बहुत ही पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था यहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि इलेक्शन तो 3 बार हुए। कितने बार हुए? 3 बार इलेक्शन हुए, लेकिन किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी, किसी भी पार्टी को, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करते हुए नेतन्याहू जी ने क्या किया है, एक समझौता कर लिया अपने राइवल के साथ। राइवल जो इनके हैं, बेनी जी, इनके साथ समझौता किया और ये बोला कि अब ऐसा है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हम पीएम बन जाते हैं और इसके एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आप पीएम बन जाए। मतलब कुछ टाइम के लिए नेतन्याहू जी पीएम रहेंगे और उसके बाद नेतन्याहू हट जाएंगे तो वेनी जी पीएम रहेंगे। तो अभी जो अपॉइंट हुए हैं, तो 5वीं बार ये अपॉइंट हुए हैं नेतन्याहू जी। और इस समय जो प्रेजेंट में जो बेनी जी हैं, वो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं हमारे इसराइल में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। राजेश गोयल जो हैं, राजेश गोयल जी को, इनको क्या कर दिया, डीजी नियुक्त कर दिया है नार्डको का, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कर दिया गया नार्डको। नार्डको का मतलब होता है नेशनल रोड रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। और ये इससे पहले जो थे वो सीएमडी भी थे, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे हिंदुस्तान पॉफ्स लिमिटेड के। दोस्तों, इनको 37 ईयर का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है पीएसयू को लीड करने का, ठीक है। और देखते हैं नार्डको का जो हेड क्वार्टर है वो है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली। ओके, अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैनरा बैंक से रिलेटेड है। दोस्तों, कैनरा बैंक ने क्या किया है कि जो लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए क्या किया है, इन्होंने बिजनेस के लिए वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन देना स्टार्ट कर लिया है, यानी गोल्ड पे ये लोन देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो इंटरेस्ट रहता है 7.85% रहेगा, ठीक है। और ये जो, और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि इन्होंने 1 से 3 ईयर के लिए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन रखा है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि आपको अगर इतना पेमेंट है तो इतना ही पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट होना है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, कैनरा बैंक का स्टेबलाइजेशन हुआ था 1960 में, ठीक है। कब हुआ था? 1906, 1906 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था। किन के द्वारा हुआ था? सुब्बा राव के द्वारा हुआ था, ठीक है। और ये अभी जो प्रेजेंट में है थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन गया है हमारे इंडिया का, थर्ड लार्जेस्ट बैंक, ओके, 220 में, 2020 में, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट के चेयरमैन है वो हैं टी एन मनोहरन साहब जो हैं वो अभी प्रेजेंट के चेयरमैन हैं कैनरा बैंक के। 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज दोस्तों इसमें काम करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये यूटिलिटी शिप। एक मिनट दोस्तों, यूटिलिटी शिप INLCU कमीशन इनटू इंडियन नेवी। दोस्तों, ये जो शिप है वो हमारे ही देश द्वारा स्वनिर्मित है, ठीक है।
तो इसको अब स्टार्ट कर दिया गया, इसको कमीशन किया, मतलब शामिल कर लिया गया हमारी इंडियन नेवी में। ठीक है, इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। और ये जो हमारी इंडियन नेवी के चीफ जो है अभी वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। ठीक है, और ये 7th वारशिप है दोस्तों, कौन सी 7th वारशिप है जो हमारे नेवी में शामिल हुई है। ओके, 7th वारशिप है जो हमारे नेवी में शामिल हुई है। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि ये लगभग लगभग जो है 160 ट्रूप्स को ले जा सकती है। बैटल टैंक भी इस पे रह सकता है, अर्जुन जैसा, या T-72 टैंक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। और ये जो है ये हमारा 7th वारशिप है, ये तो हमने बता ही दिया था पिछले में स्लाइड में। और हाँ, 160 ट्रूप्स और कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डेवलपिंग मैन बैटल टैंक लाइक अर्जुन एंड T-72। ठीक है ना, और ये रिसर्च और रेस्क्यू के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला जो है वो है WHA के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। 73rd जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है वो हुई है जेनेवा में। यहीं इसका हेडक्वार्टर भी है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा नाम का शहर है वहाँ हेडक्वार्टर भी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। और यहीं पे इनकी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाई गई है, जिसमें कि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस 73rd कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ है कोविड-19 को लेके। ठीक है ना, कोविड-19 को लेके, इसके एरिडिकेशन को लेके कि ये ख़त्म कैसे होगा, इसका वैक्सीनेशन के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में। ठीक है ना, फ्यूचर में आगे जो आएंगे उसमें कौन कौन से मोस्टली इफेक्टेड जो हेल्थ कंसर्न हो गए, मतलब कि आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंसर्न हो गए कोविड-19 को लेकर, उनके ऊपर चर्चा हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जो WHO जो होती है वो एक बॉडी होती है, इस डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WHO की। ठीक है, WHO के बिहाफ पे ये डिसीजन लेती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है 7th गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट सेकातकर कमेटी रिकमेंडेशन। दोस्तों ये सेकातकर कमेटी थी क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो सेकातकर जी थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया था। इनसे ये रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप बताइए कि हमारे बॉर्डर जो हैं, देश के बॉर्डर हैं, उन पर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, क्या क्या नई चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए ताकि सैनिकों को थोड़ी सी राहत मिले। ठीक है, इकोनॉमिकली जो हमारा आयात निर्यात है वो बढ़ सके। ठीक है, दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ सके। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अंततः पेश कर दी है। कमेटी ने बोला है कि जो BRO है दोस्तों, बॉर्डर पर जितने भी रोड बनते हैं वो हमारा बनाता है, वो डेवलप करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो इनको ये हिदायत दी गई कि आप जल्दी से जल्दी जो भी आपका टाइम पीरियड लगता है रोडों के निर्माण में वो कम किया जाए। ठीक है, कम टाइम में रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बोला गया है। रोडों के साइड में प्लांटेशन के लिए बोला गया है। ठीक है ना, नई तकनीकी जो न्यू टेक्निक के जो हमारे गैजेट्स हैं, ठीक है ना, जो है सुरक्षा से रिलेटेड जो भी गैजेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है बॉर्डर पे। ठीक, तो सेकातकर जी के जो कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिए हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है। सिग्नल स्टेबलाइजमेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, और री डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस इक्वलेंस टू इंक्लूड डिपोर्ट्स के री कंस्ट्रक्शन के लिए बोला गया है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस डिपोर्ट के लिए, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोर्ट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीडिप्लॉयमेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या है। माइकल जॉर्डन। और सर दोस्तों ये जो है इस वर्क में जो है लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितने का? 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। माइकल जॉर्डन ट्रेनर ब्रेक ऑनलाइन ऑक्शन रिकॉर्ड। माइकल जॉर्डन जो हैं वो बहुत ही फेमस USA के बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके जो ट्रेनर थे उन्होंने इसके शूज को ऑनलाइन बिडिंग की, ऑनलाइन बोली लगाई, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये बिके हैं दोस्तों। ये बिके हैं 4,63,000 पाउंड्स में। ठीक है, और माइकल जॉर्डन जो है वो 6 बार इन्होंने NBA टाइटल जीता है दोस्तों, 6 बार। ओके, और 2 बार ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। ठीक है ना, एक बार तो इन्होंने 1984 में लॉस एंजल्स में जीता, और 1992 में बार्सिलोना में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक के अंदर। ठीक है ना, USA के लिए।
अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है दोस्तों नलसा। नलसा के बारे में देख लेते हैं। नलसा लॉन्चेड रिपोर्ट ऑन द अंडर ट्रायल रिलीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। नलसा ने बताया कि दोस्तों लगभग हमारी जेलों में जो कैदी बंद हैं उनमें से लगभग 16,341 पैरोल पे छोड़ दिए गए हैं। जो टोटल जो छोड़े गए हैं वो है दोस्तों 42,259 कैदी। ठीक है, 42,259 कैदी में से 16,391 कैदी जो हैं वो पैरोल पे रिहा किए गए हैं। और इन छोड़े गए कैदियों में सबसे टॉप में जो कैदी आ रहे हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो कैदी छोड़े गए हैं वो हैं 9,977। ओके, सेकेंड नंबर पे 5,460 के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और तमिलनाडु के 4,547 कैदी छोड़े गए हैं। 3,698 कैदी पंजाब के छोड़े गए हैं और 3,400 कैदी दोस्तों महाराष्ट्र के छोड़े गए हैं। नलसा क्या है दोस्तों? नलसा एक ये जो है एक लीगल बॉडी होती है हाँ ठीक है दोस्तों, ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। जो हमारे देश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले, जो हायर नहीं कर सकते हैं अच्छे एडवोकेट्स को, तो नलसा जो है हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उन्हें लीगल असिस्टेंट यानी कि कानूनी सलाह फ्री में प्रोवाइड करवाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है कर्नाटका लॉन्चेस हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट। दोस्तों अभी बहुत ही रिसेंटली मुद्दा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हमारा कोविड-19 से रिलेटेड जो भी पोर्टल बने हैं वो बहुत ही अनसिक्योर हैं, डाटा इनसे हैक हो रहा है, डाटा हैक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी मुद्दे को लेकर कर्नाटका ने क्या किया है, एक हैक नाम का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, और ये और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसको जो लॉन्च किया है वो कर्नाटका की एक्सीलेंस साइबर सिक्योरिटी हैज लॉन्चेस हैक, ये जो CY ठीक है ना, इसने लॉन्च किया है। और ये जो कर्नाटका की ये फर्स्ट सिक्योरिटी साइबर सिस्टम है। ओके, क्या है? फर्स्ट, पहला जो है सिक्योरिटी साइबर सिस्टम है। इससे पहले कर्नाटका का कोई भी सिक्योरिटी साइबर, दिस इज द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सीलरेटर ऑफ द कर्नाटका। ओके दोस्तों, और ये जो है ये हमारा जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। इंडियन पोस्ट रिलीज स्पेशल पोस्टल कवर फॉर माइग्रेंट वर्कर। इंडियन पोस्ट में दोस्तों कहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर के जो जितना भी माइग्रेंट वर्कर का रोल होता है देश को आगे बढ़ाने के लेकर, तो उन्हीं के ट्रिब्यूट के लिए और उन्हें जो भी प्रॉब्लम हुई है उनको दर्शाने के लिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस ने एक जो है कवर, क्या बोलते हैं, पोस्टल कवर रिलीज़ किया है। ठीक है ना, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पोस्टल कवर रिलीज करने का वो इसलिए किया है कि ये जो दोस्तों जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो मुंबई GPO में ये किया गया है, तो इनका मेन कारण था जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी मेहनत को लेके, उनके देश को बनाने के जो भी इनकी मेहनत लगती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये पोस्टल कवर इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों। तो इंडियन पोस्ट थ्रू दिस ट्राई टू कीप द स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। दोस्तों अगला जो है वो है न्यू फंगस स्पेसीज, जो कि हमारे एना सोफिया और हेनरिक द्वारा जो है इन्वेंट किया गया है। इसका जो नाम है वो ट्विटर के नाम पे रखा गया है। नाम रखा गया है दोस्तों इसका ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। क्या रखा गया है? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। क्यों रखा गया है दोस्तों? जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो डिस्कवर किया गया था वो ट्विटर की इमेज यूज करके डिस्कवर किया गया। किसकी? ट्विटर की इमेज यूज करके डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है ट्विटर के नाम पे, ट्राइगोलोमाइसिस ट्विटरी। ओके दोस्तों, चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो हों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।